हाय। टुडे इज 21st ऑफ अगस्त 2020। ये आज के 25 एमसीक्यूज हैं। विल ट्राई टू सॉल्व इट इन नेक्स्ट 30 मिनट्स ऑफ टाइम। फर्स्ट सेक्शन है दैट इज अबाउट दिस पॉलिटी। पॉलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है एनसर्कल इट फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड डिवाइस अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये सारी चीज़ें डिवाइसेज हैं। क्वेश्चन आवर, 0 आवर, हाफ एन आवर डिस्कशन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। ये जो डिवाइसेज हैं ये इंश्योर करती है सरकार एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स दिस लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा। तो ये जो डिवाइसेस होती है इससे जो दिस लोकसभा और राज्यसभा है ये सवाल पूछ सकते हैं। 0 आवर डिस्कशन होता है, हाफ एन आवर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। अकाउंटेबिलिटी सेट होती है गवर्नमेंट की। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, पार्लियामेंट की रूल बुक में मेंशन है, बट सम आर इनफॉर्मल, वो कहीं पर भी फॉर्मली प्रिस्क्राइब नहीं है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द राइट वन इज दिस बी। जो 0 आवर है ये इंडियन इनोवेशन है, ये फॉर्मली कहीं पे प्रिस्क्राइब नहीं है, नॉट। सो 0 आवर इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार मतलब दिस इज स्टार और अनस्टार मतलब वहां पे स्टार नहीं लगा है। इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय एन एस्टरिस्क मार्क। अब ये अनस्टार्ड है तो क्या यहाँ पे एस्टरिस्क मार्क होगा? नहीं होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब कि सी ऑप्शन इज गॉन। सी इज गॉन बिकॉज डिस्टिंग्विश्ड बाय एस्टरिस्क मार्क नहीं होता है। करेक्ट पूछा है यहाँ पे, तो दिस इज रॉन्ग। आंसर टू सच क्वेश्चन इज गिवन ओरली। अब एक स्टार होते हैं, एक होते हैं अनस्टार। अनस्टार जो होते हैं उनका ओरल आंसर नहीं होता है, उनका रिटन फॉर्म में आपको आंसर देना होता है। जैसे कि मेंस में आप रिटन में आंसर लिखते हो। अब रिटन में आंसर आपने मेंस में लिख दिया तो उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो नहीं आएगा। तो जो अनस्टार्ड होते हैं, रिटन होते हैं, वहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी नहीं आता है। और जबकि स्टार क्वेश्चन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव क्वालिफाइड मेंस, नाउ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, आप स्टार बन गए हो, तो यहाँ पे जब इंटरव्यू होता है तो ओरली आंसर्स देने पड़ते हैं और उन आंसर पे काउंटर क्वेश्चन भी आ सकता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यू कैन रिमेंबर इट लाइक दैट। तो ये है अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड क्वेश्चन में दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ये ओरली नहीं होता है, ये रिटन होता है। इसमें अनस्टार्ड में क्वेश्चन इज नॉट फॉलोड बाय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। वाई? बिकॉज ये रिटन है, डज नॉट कैरी एन एस्ट्रिस्क मार्क, तभी ये अनस्टार्ड है। आंसर टू सच क्वेश्चन इज गिवन इन रिटन फॉर्म। सो द राइट आंसर इज दिस बी। 3, 4, 5 करेक्ट पूछा है। 3, 4 एंड 5 इज राइट। देन क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन नॉट करेक्ट अबाउट अ कैंटोनमेंट बोर्ड। जैसे कि आर्मी का एरिया होता है, आर्मी जहाँ पर पोस्टेड होती है उनका कैंटोनमेंट होता है, उसके पास सिविल एरियाज भी हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा था अर्बन लोकल बॉडीज़, ये कैंटोनमेंट बोर्ड बनाए जाते हैं ताकि आर्मी के वहाँ पे ऑफिशियल्स जो होते हैं वो सिविल और इनका अमलगमेशन होता है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सिविल एरिया में पॉसिबल होता है। तो ये होता है कैंटोनमेंट बोर्ड। जैसे जबलपुर में कैंटोनमेंट बोर्ड है, बहुत सारे जो आर्मी के स्टेशंस हैं वहाँ पे सिविल लाइन, सिविल एरिया के पास ऐसे कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं। इट इज़ क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन, मतलब जो सरकार है उसने बनाया है एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से। इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री। ये सीधा डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है। यहाँ पूछा है नॉट, ये अर्बन लोकल बॉडीज है बट डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करेगा। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविलियन सॉल्यूशन इन द कैंटोनमेंट एरिया। ऑल्दो आर्मी है, आर्म फोर्सेस है, बट उनका इंटरेक्शन सिविल के साथ भी होगा, तो ये सिविलियन सॉल्यूशन के लिए ये बनाए जाते हैं। नॉट पूछा है। इट इज़ अ स्टैचुटरी बॉडी। नाउ लेट अस अज्यूम कि हमें इसका आंसर नहीं पता है। ए ऑप्शन में लिखा है कि इट इज़ क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन और डी में लिखा है इट इज़ एन स्टैचुटरी बॉडी, मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ करेक्ट हो सकती है, तो आंसर इन दोनों में से एक ही होगा। ये दोनों करेक्ट है। दिस इज हाउ, दिस इज वाई प्रेजेंस ऑफ माइंड से सारे ऑप्शंस हमें केयरफुली पढ़ने चाहिए। सो द राइट आंसर इज दिस ए। ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन नहीं होता है, ये होता है स्टैचुटरी बॉडी से, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं बजट सेशन होता है, बजट प्रेजेंट होता है। नाउ बजट अगर जब प्रेजेंट हुआ है तो वहाँ पे उसका प्रोसेस क्या होता है, क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं।
जनरल डिस्कशन, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, वोटिंग ऑफ द डिमांड्स फॉर ग्रांट और प्रेजेंटेशन टू लेजिस्लेचर। नाउ वी नो जब भी कुछ चीज़ आएगा सबसे पहले प्रेजेंटेशन होगा, तो फिफ्थ होगा ये स्टार्ट होना चाहिए, तो दिस ऑप्शन इज गॉन। नाउ हमारे पास ये तीन ऑप्शन बचे हैं। प्रेजेंटेशन टू लेजिस्लेचर होगा, फिर क्या होता है हम उस पर जनरल डिस्कशन करते हैं, तो उसके बाद आएगा 1, 5 देन 1, 5 1। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है कि जो जो डिमांड्स हमने मांगी थी उन डिमांड्स पे वोटिंग की जाए कि ये डिमांड्स वैलिड है, इसको हम मानेंगे या नहीं मानेंगे। पार्लियामेंट, बिकॉज बजट पास होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है, तो फोर्थ होगा फिर। तो 5 1 4, 3 नहीं होगा, तो अब अपने पास दो ऑप्शन बचे, 5 1 4। अब ये दो टर्म होते हैं, इनका मीनिंग समझना चाहिए, एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल। एप्रोप्रिएशन बिल जो होता है बेसिकली जो सरकार को खर्चे करने हैं, तो वो खर्चे करने के लिए ये वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स हुआ, ये कहलाता है दिस एप्रोप्रिएशन बिल। बेसिकली ये विड्रॉवल के लिए होता है। और जो फाइनेंस बिल होता है इसमें नए टैक्सेस एंड लॉज, ये जो नए इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं, ये फाइन इनके बीच में नुआंसेस हैं, थोड़ा डिफरेंसेस हैं। तो पहले एप्रोप्रिएशन बिल आता है और फिर फाइनली आखिर में दिस फाइनेंस बिल आता है। सो द राइट आंसर इज दिस बी। द राइट आंसर इज दिस बी, 5 1 4 देन एप्रोप्रिएशन बिल और सबसे आखिर में आएगा ये फाइनेंस बिल। और अभी ये बिल है, बिल जब जाएगा प्रेसिडेंट साहब के पास, वो साइन करेंगे, तो फिर ये बनता है दिस एक्ट। सो दिस इज बी। ये फिफ्थ है, ओथ। ये जो पोस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, तो यहाँ पे इसको लेने, इस पे ऑफिस अज्यूम करने से पहले वहाँ पे एक ओथ लेना पड़ता है, ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, शपथ ग्रहण समारोह होता है। तो ये जो ओथ होती है, तो ओथ ऑफ ऑफिस होता है और ओथ ऑफ सीक्रेसी होता है। तो ये दोनों ओथ है, ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी, ये इनमें से कहाँ एप्लीकेबल है? प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर सीक्रेसी की ओथ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर फोर्स नहीं है, अगर उनको सीक्रेसी कुछ रखनी है ही कैन टेक दैट। जो पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर की वो ऐसी है कि ओथ ऑफ सीक्रेसी होगा। प्राइम मिनिस्टर है, बट प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, फर्स्ट अमंग इक्वल होते हैं। पहले प्राइम होते हैं वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, फर्स्ट अमंग इक्वल नहीं, वो फर्स्ट होते हैं, दिस सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड करते हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ओथ ऑफ सीक्रेसी ले रहे हैं तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी ओथ ऑफ सीक्रेसी लेगा। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट रिप्लेस करते हैं प्रेसिडेंट को जब प्रेसिडेंट वहाँ पे ड्यूटी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अगर प्रेसिडेंट होता तो वीपी भी होता, मतलब 3 और 4 साथ में होता या नहीं होता, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज दिस ए, प्राइम मिनिस्टर एंड कॉम। 1 एंड 2 साथ में होगा, प्राइम मिनिस्टर एंड कॉम। सो द राइट आंसर इज दिस ए। 1 एंड 3 पॉसिबल नहीं था, 2 एंड 3 पॉसिबल नहीं था, 2 एंड 4 भी पॉसिबल नहीं था। तो द राइट आंसर इज 1 एंड 2, ये दोनों साथ में होना था, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी। अब ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1829। ये जो टाइम था रेनेसां का टाइम था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑर्थोडॉक्सी थी, सोशल रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, उसी दौर पे आता है दिस एक्ट ऑफ 1829। ये प्राइमरली कौन सा इशू टेकल करेगा? अबॉलिशन ऑफ सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज या डाउरी का प्रोहिबिशन? तो द राइट आंसर इज दिस आंसर ए, दिस राजा राम मोहन रॉय, दिस इज बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ दिस 1829, आंसर इज दिस ए। देन ये है एम्परर अकबर। मेडिवल में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ दिस मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर में भी जो अकबर का रीन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एम्परर अकबर क्लासिफाइड द लैंड्स ऑफ फिक्स्ड डिफरेंट रेवेन्यू टू बी पेड बाय ईच। यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन था, इसका बहुत अच्छा सिस्टम बनाया था अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है दिस चाचर इज लैंड दैट हैज लेड फैलो, फैलो मतलब ऐसे ही छोड़ा है उसे, उसमें खेती नहीं किया है, फॉर 3 और 4 ईयर। सेकेंड है बंजर, बंजर वो लैंड होती है जो अनकल्टिवेटेड है, फॉर 5 ईयर्स एंड मोर। पोलाज वो लैंड होती है जो एनुअली कल्टिवेटेड होती है फॉर ईच क्रॉप सक्सेशन में, और उसको कभी भी हम ऐसे खाली नहीं छोड़ेंगे। परौती वो लैंड होती है लेफ्ट आउट ऑफ कल्टीवेशन है फॉर अ टाइम, ताकि वो रिकवर कर ले अपनी स्ट्रेंथ। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, छाछर, बंजर, पोलाज और परौती। इसका करेक्ट आंसर क्या है?
ये सारे करेक्ट है। आई वॉन्टेड टू टेल यू दीज कीवर्ड्स, छाछर, बंजर, पोलाज और पराउती, दीज ऑल और करेक्ट कीवर्ड्स। इनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो दिस इज द सेवेंथ वन। ये एट्थ है। ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ बुद्धिज्म, गौतम पहले वो सिद्धार्थ थे, फिर वो गौतम बुद्ध बने। बुद्धा इज डिपिक्टेड सिम्बॉलिकली, एक्चुअल उनका फोटो नहीं दिखेगा, एक्चुअल उनका स्टैचू नहीं दिखेगा, उनको सिम्बॉलिकली दिखाया जाएगा बुद्धा को, लाइक उनके फुटप्रिंट्स, स्तूपा, लोटस थ्रोन से, चक्र से। ये ऐसा क्यों किया जाता था? बुद्धा हैड डिस्करेज्ड हिज रिप्रेजेंटेशन इन एनी ह्यूमन फॉर्म। अब ये एनसीईआरटी की जो 11th आर्ट बुक है उसमें बहुत अच्छे से ये दिखाया है डिफरेंट जो स्तूपा एंड ऑल बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में। सेकेंड, बुद्धिज्म वॉज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस फ्रॉम हिंदुइज्म। ये भी एक एंगल था, बाद में बुद्धा को इनकारनेशन भी बता दिया जाएगा, तो ये इन्फ्लुएंस था हिंदुइज्म से भी। दीज शोड हिज महापरिनिर्वाण, मतलब ये महापरिनिर्वाण हो गया तो ही इज गॉन, तो फिर उनके ये सिंबल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सच सिंबल्स वर पैट्रोनाइज्ड बाय द मौर्यन रूलर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्धा वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, वेरी वेरी वाइज। उन्होंने पूरा जो ये कोड है यूनिवर्स का, लाइफ का, इसको डिकोड कर लिया था कि ये नोबल ट्रुथ होते हैं, ये सबके साथ होंगे, ये फिर 8 फोल्ड पाथ है जो मुझे फॉलो करना है ताकि मैं इन नोबल ट्रुथ से मैं खुद को सेफ गार्ड कर सकूँ। सो बुद्धा वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट। ये 4 नोबल ट्रुथ एंड ही न्यू दिस इज ऑल माया, दिस इज ऑल नॉट रियल। सो बुद्धा जो थे 4 नोबल ट्रूथ एंड 8 फोल्ड पाथ को प्रमोट करते थे। तो दैट इज वाई वो डिस्करेज करते थे रिप्रेजेंटेशन इन एनी ह्यूमन फॉर्म। ही वॉन्टेड टू प्रोपोगेट दीज फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म, नॉट हिमसेल्फ। तो रिप्रेजेंटेशन इन एनी ह्यूमन फॉर्म में इन्होंने डिस्करेज किया था। तो राइट आंसर इज दिस ए। देन ये है फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? The first Indian War of Independence 1857-59. The right answer is this A. Karl Marx, Labor and this proletariat, bourgeois, haves and have-nots, और इनके बीच में स्ट्रगल चलता है हमेशा। The first Indian War of Independence 57-59। ये 10th है। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता, ये राष्ट्रपिता सोब्रिक्यू, ये नाम सबसे पहले किन्होंने दिया था? राष्ट्रपिता। तो और एक और नाम होता है जो महात्मा भी होता है, तो राष्ट्रपिता नाम किन्होंने दिया था? द राइट आंसर इज दिस सुभाष चंद्र बोस जी। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता था, बट म्यूचुअल रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा था, म्यूचुअल दिस थिंग वॉज वेरी गुड। तो ये राष्ट्रपिता का इन्हें यहाँ पे दिया था महात्मा गांधी जी को बाय सुभाष चंद्र बोस। सो दिस इज नंबर 10 हिस्ट्री। नाउ लेट अस कम टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अबाउट ड्यू पॉइंट। ड्यू क्या होता है? ओस। ये ड्यू पॉइंट क्या होता है? ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे एटमॉस्फेयर सैचुरेट हो गया है वाटर वेपर पे। वाटर लिक्विड फॉर्म में हीट आएगा, ये ऊपर ऐसे वाटर वेपर बनेगा, गैशियस फॉर्म में होगा, और गैशियस फॉर्म वाटर एटमॉस्फेयर में रहेगा। जब ये सैचुरेट हो गया है तो ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें एटमॉस्फेयर सैचुरेट हो गया है वाटर वेपर से। सेकेंड स्टेटमेंट, ड्यू पॉइंट बताता है इंडिकेशन ऑफ द ह्यूमिडिटी। हम अक्सर बोलते हैं ना ह्यूमिडिटी कितनी है, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर कंटेंट कितना है दिस एटमॉस्फेयर में, फिर ऐसे ही एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी आती है। हायर ड्यू पॉइंट का मतलब होता है देयर विल बी लेस मॉइस्चर इन द एयर। ड्यू पॉइंट ज़्यादा है मतलब एयर में मॉइस्चर कम है। अब इसमें पूछा है करेक्ट, तो सी इसका जो आंसर होगा दैट इज ओनली सी 1 एंड 2। हायर ड्यू पॉइंट का मतलब है कि देयर विल बी लेस, नो लेस नहीं, अगर ड्यू पॉइंट ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा वेपर कंटेन कर पाएगा, रिटेन कर पाएगा, अभी और कैपेसिटी है इसकी, सैचुरेशन नहीं आया है, तो इसको हायर मॉइस्चर इन द एयर होगा ना कि लेस। सो 1 एंड 2 इज ओनली द राइट स्टेटमेंट, सो द राइट ऑप्शन इज सी। देन ये एनसीईआरटी में अगेन हमने बहुत अच्छे से देखा है ड्यू पॉइंट क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, मॉइस्चर क्या होता है, फॉग और मिस्ट में क्या डिफरेंसेस होता है। हैव अ लुक एनसीईआरटी क्लास 11th। देन ये कंट्रीज हैं। ईरान आजकल बहुत न्यूज़ में है, ईरान और चाइना की फ्रेंडशिप बढ़ रही है, चाइना पाकिस्तान की फ्रेंडशिप है, और इधर सऊदी ब्लॉक है। तो ईरान का जो है बॉर्डर वो किसके साथ शेयर होता है? अफगान, ईरान, इराक, ताजिकिस्तान, आर्मेनिया, सीरिया। अब ईरान इराक अक्सर वॉर भी हुआ है, हमें पता है इराक तो होगा, और इराक सब जगह दिया है तो नो हेल्प। अफगानिस्तान भी है, नो हेल्प।
अब ताजिकिस्तान, अर्मीनिया, सीरिया। नाउ वी नो दैट सीरिया इज फार, इधर है, काफ़ी दूर है, तो सीरिया नहीं होगा। इसको हम मैप में देखते हैं। द राइट आंसर इज दिस बी, दिस 1, 2 एंड 4। मैप में ये है दिस इंडिया। इंडिया से हम मूव करते हैं तो ये आता है ईरान। ईरान बॉर्डर शेयर कर रहा है अफगानिस्तान के साथ, ट्रू। ऊपर तुर्कमेनिस्तान है। देन फिर यहाँ पे कहीं आता है, हियर मेडिटेरेनियन के पास में सीरिया है। तो सीरिया और ईरान का बॉर्डर शेयर नहीं है, ईरान और इराक का बॉर्डर शेयर है। सो थर्ड कंट्री कौन सा है यहाँ पे? ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान भी अगेन यहाँ पर नहीं है, ताजिकिस्तान है टूवर्ड्स दिस नॉर्थ, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान और ईरान भी अगेन बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। ईरान बॉर्डर ताजिकिस्तान के साथ नहीं कर रहा है, उज्बेक और अफगानिस्तान बीच में आ जाते हैं। सो द राइट आंसर इज दिस बी, दैट इज 1, 2 एंड 4। दिस इज बी। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 13 है। रिवर झेलम बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर झेलम मिएंडर करती है। यूजुअली जो रिवर का एज होता है, यूथफुल एज, मैच्योर एज, ओल्ड एज, तो मिएंडरिंग मतलब ऐसे ऐसे मूव करना, बिकॉज फोर्स कम हो रहा है, सेडिमेंटेशन बढ़ गया है। बट झेलम मिएंडरिंग करती है यूथ स्टेज में, रिवर डेवलपमेंट में। क्या ये ट्रू है? रिवर झेलम फॉर्म करती है नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लेक वुलर जो है वो सिचुएटेड है ऑन द रिवर झेलम। करेक्ट आंसर, करेक्ट बताना है। सो द राइट आंसर इज दिस सी। ये सारे करेक्ट है। रिवर जो झेलम है ये यूथ स्टेज में है, बट स्टिल ये यहाँ पे मिएंडर करेगा। सो द ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, 1, 2 एंड 3। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में मैच द फॉलोइंग है। ये टाइगर रिजर्व्स हैं, ऑल टाइगर रिजर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उनकी लोकेशन। पक्के पक्के वेस्ट बंगाल में है, वाल्मीकि उत्तर प्रदेश में है, सतकोसिया ओडिशा में है। तो जो पहले दो हैं ये गलत है। पक्के टाइगर रिजर्व इज नॉट इन वेस्ट बंगाल, अरुणाचल। वाल्मीकि जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में है। एंड सतकोसिया इज इन ओडिशा। सो द राइट आंसर इज दिस सी, 3 ओनली। ये 15th है। इनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग का और मिक्स्ड फार्मिंग का। क्रॉपिंग और फार्मिंग, फॉर्मर इन्वॉल्व बोथ ग्रोइंग क्रॉप एंड लाइव स्टॉक, जबकि लेटर मतलब इसमें मेनली रिलाइज ऑन इंटरक्रॉपिंग। यहाँ इंटरक्रॉपिंग और यहाँ पे लाइव स्टॉक भी है। फार्मर जो है, दैट इज फार्मर इज डन ऑन स्मॉल ट्रैक्ट ऑफ दिस लैंड बाय मार्जिनल फार्मर्स, वेयर इज द लेटर इज डन बाय लार्ज लैंड होल्डर। तो ऐसा होता है क्या? ये स्मॉल है और यहाँ पे लार्ज लैंड होल्डर्स होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस नन। वाई नन? बिकॉज मिक्स्ड क्रॉप है। अब क्रॉप मतलब क्या होता है? फसल। फसल मतलब होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स एक साथ लगा रखे हैं, तो वो क्रॉप होगा। फार्मिंग मतलब होता है कि जैसे फार्म हाउस है, फार्म हाउस है तो वहाँ पे लाइव स्टॉक भी होगा, एनिमल्स भी होंगे, क्रॉप्स भी होंगे, एवरीथिंग। तो यू कैन रिमेंबर इट लाइक दैट। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब लाइव स्टॉक भी होता है और दिस क्रॉपिंग भी होता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स इन्होंने एक साथ लगाया है, तो दैट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग। तो इसका नन इज द राइट ऑप्शन, डी। ये इकोनॉमिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी? अभी फर्टिलिटी काफ़ी न्यूज़ में, कपल ऑफ डेज बैक हमने पढ़ा था इंडिया की पॉपुलेशन 2050-60 तक पीक होगा अराउंड 1.697 बिलियन। फिर इसके बाद पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा, 2100 आते आते ये 69 हट जाएंगे, केवल 1 बिलियन बचेंगे, बाकी पॉपुलेशन कम हो जाएगा। रिप्लेसमेंट लेवल भी आता है, इसका टीएफआर का कॉन्सेप्ट होता है। सरकार जो एज है वो भी कम करने की कोशिश कर रही है, बात कर रही है कि जो मैरिज एज है वो 18 से बढ़ाने की बात कर रही है, 18 to 21। अब रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या होता है? ये लेवल ऑफ फर्टिलिटी होता है एट विच पॉपुलेशन रिमेन फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग होगा ही नहीं, ये बोगस है। इट इज़ द लेवल ऑफ फर्टिलिटी एट विच पॉपुलेशन ग्रोथ रिमेन्स कांस्टेंट। पॉपुलेशन का ग्रोथ कांस्टेंट रहना चाहिए, ग्रोथ, पॉपुलेशन का ग्रोथ कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या वो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी होगा? रेट है यहाँ पे। थर्ड है, इट इज़ द लेवल ऑफ फर्टिलिटी एट विच अ पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेसेस इटसेल्फ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो द राइट आंसर इज दिस सी। ये रेट नहीं होता है यहाँ पे। रिप्लेसमेंट मतलब ये है पॉपुलेशन, दूसरा जनरेशन आ रहा है वो इसको एग्जैक्टली रिप्लेस कर रहा है, दैट इज दिस सी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, लॉरेंस कर्व और कुजनेत कर्व। ये रिप्रेजेंट करते हैं, आंसर दिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर बताना है। लॉरेंस कर्व है ये रिप्रेजेंट करेगा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को, कुजनेत कर्व रिप्रेजेंट करेगा द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
सो द राइट आंसर इज दिस सी, ये दोनों करेक्ट है। लॉरेंज कर्व होता है ना, बेसिकली जैसे हम गिनी कोएफिशिएंट भी निकालते हैं, ये बताता है कि इनकम जो है उसमें इनइक्वालिटी कितनी है सोसाइटी में, कुछ बहुत अमीर है कुछ बहुत गमीर है तो गरीब है, तो ये इनइक्वालिटी है। तो लॉरेंज कर्व होता है वो सिंपली बस इनइक्वालिटी बताता है। कुजनेत कर्व समथिंग लाइक दिस होता है कि पहले आपकी इनइक्वालिटी बढ़ेगी फिर मार्केट फोर्सेस उसको रिमूव भी कर देगी, तो पहले इनइक्वालिटी बढ़ेगी फिर वो ऑटोमेटिकली कंपनसेट हो जाएगा। तो दिस इज दिस कुजनेत कर्व, तो बोथ आर राइट, सी इज द राइट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट हेड काउंट रेशो? पोवर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड हम रिपोर्ट्स भी पढ़ते हैं। कोविड-19 के कारण पोवर्टी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ये टर्म काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है इकोनॉमिस्ट की थ्योरी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स हेड काउंट रेशियो? जब नंबर ऑफ पुअर हैं एस्टिमेटेड एज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पोवर्टी लाइन, नंबर ऑफ पुअर एस्टिमेट किए गए हैं प्रोपोर्शन ऑफ पीपल के जो बिलो पोवर्टी लाइन बनाते हैं हम, ये जितने कर्व हमने पोवर्टी लाइन, रंगराजन, तेंदुलकर कमिटी एंड ऑल, पोवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं प्रोपोर्शन। व्हेन द नंबर ऑफ पीपल इज एस्टिमेटेड एज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल अबव नहीं होगा, व्हेन द पीपल is estimated as the proportion of people below the median income of the country। यहाँ बात पूछा है मीडियन, मीडियन मॉड पढ़ते हैं हम इकोनॉमी में, मीडियन इनकम ऑफ द कंट्री, तो ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ए, फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो पोवर्टी लाइन है इसके बिलो प्रपोर्शन हम यहाँ देखते हैं वो होता है हेड काउंट रेशियो। ये 19th है। एमजी नरेगा फिर से बहुत न्यूज़ में है, इसको हमने बहुत डिटेल में न्यूज़पेपर में पढ़ा है। एमजी नरेगा पेड एम्प्लॉयमेंट 100 डेज का मिलता है, वॉलेंटरी अनस्किल्ड वर्क के लिए दिस 5 किलोमीटर रेडियस पे। ये जो एमजी नरेगा के वर्कर्स हैं इनका जो पैसा है वो टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है, किस इंडेक्स के थ्रू किया जाता है? तो द राइट आंसर इज दिस ए, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर, ये जो है दिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके अकॉर्डिंग एमजी नरेगा की वेजेस डिटरमाइन होती है। 20th हम ब्रिक्स बैंक पढ़ते हैं। ब्रिक्स बैंक दिस ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनका एक बैंक है। विच कंट्रीज आर इलिजिबल टू बिकम मेंबर्स ऑफ ब्रिक कंट्री? ब्रिक्स बैंक का ये जो बैंक है उसमें दूसरे कंट्रीज भी मेंबर बन सकते हैं, बट कंडीशंस क्या है? कोई कंडीशन नहीं है, जो चाहता है वो इसका मेंबर बन सकता है। दिस फॉर्म साइन एंड एवरीथिंग अग्रीमेंट के बाद। मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ओनली, मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ का मेंबर होना प्री रिक्विजिट है, या फिर कोई भी डेवलपिंग कंट्री है जैसे ये ब्रिक्स हैं इनसे सिमिलर इकोनॉमिक स्टेटस है तो वो ज्वाइन कर लेंगे। सो द राइट आंसर इज दिस बी, मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं ब्रिक्स बैंक को, बट इसमें एक कंडीशन है कि ये जो ब्रिक्स है इनका 55% मेंटेन रहेगा, दिस परसेंटेज इज ब्रिक्स बैंक में। सो द राइट आंसर इज दिस बी। तो ये इकोनॉमिक्स था। करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक्स हमने पढ़ा है, लॉजिस्टिक्स मतलब सप्लाईज एंड गुड्स होती है जो किसी भी एक्शन प्रोग्राम को करने के लिए ज़रूरी होती है, ये लॉजिस्टिक्स होते हैं, बैक एंड वर्क होता है मोस्टली। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स ये एसोसिएटेड है, रिलीज कौन करता है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स को? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट? सो द राइट आंसर इज, ये जो रिपोर्ट्स के क्वेश्चन होते हैं ये गलत नहीं होने चाहिए। सो द राइट आंसर इज दिस ए, वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज करता है। 22 है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, एक बुक आती है, मैगजीन है द इकोनॉमिस्ट, एक्सट्रीमली गुड मैगजीन, इकोनॉमिक्स के काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, ये रिसर्च वर्क भी करती है, ये ऐसी रिपोर्ट्स भी निकालती है लाइक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो इसका वर्क है? डेमोक्रेसी इंडेक्स, वर्ल्ड लिवेबिलिटी इंडेक्स, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, ये भी न्यूज़पेपर में था, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। तो द करेक्ट आंसर इज दिस डी, ये सारे करेक्ट हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये तीनों निकालते हैं, रिलीज होता है। ये है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। कोविड-19 सारा सेंटर कोविड-19 पे फोकस है, बट ये डिसीज भी है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करता है इनमें से किन को नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज में। ये बेसिकली हाईली पॉपुलस जो एरिया है, ट्रॉपिक्स एरिया है, कंट्रीज हैं, यहाँ पे ये डिसीज काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है। डेंगू और चिकनगुनिया यस, लेप्रोसी यस, स्नेक बाइट, इस पर अभी एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था
हमने पेपर में देखा था स्नेक बाइट, उधर हमने ये टर्म भी समझा था नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। सॉइल ट्रांसमिटेड हेलिमेंथियासिस, ये भी होती है दिस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ये भी है, ये भी होता है, दिस इज ऑल्सो दिस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। बट ये 5 ही नहीं है, ये आई थिंक 13 इन नंबर है, हैव अ लुक, इनके बारे में जानिए। ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है। डिसीज होती है तो इकोनॉमी जो होती है वो बहुत हैम्पर होती है। जैसे कोविड-19 हुआ, कोविड-19 के कारण पीपल फेल डाउन, पीपल बीमार होते हैं, पीपल बीमार होते हैं तो प्रोडक्टिविटी कम होती है, तो इसीलिए इन डिसीजेस का इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो 23rd इज सी। ये 24th है, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, इंश्योरेंस। क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, तो अक्सर जो क्रॉप्स है वो लॉस होता है, क्रॉप लॉस होता है, तो दैट इज़ वाई उसका इंश्योरेंस कराने के लिए ये है प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। तो क्रॉप लॉस अगर हुआ पेस्ट अटैक से, जैसे लॉक्यूस्ट आया था, क्लाउड बर्स्ट, अचानक बारिश हो गई, या अगर वॉर हो गया, लॉसेस ड्यू टू वॉर, तो क्या ये तीनों कवर होगा प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना में? राइट आंसर इज ओनली सी। नॉट लिखा है यहाँ पे, अगेन नॉट, यहाँ क्या लिखा था? नॉट। तो ये जो थर्ड है ये कवर नहीं होगा। ऑलवेज पे अटेंशन, नॉट है या नहीं है, तो नॉट कवर्ड है, ये कवर्ड है, ये कवर्ड है, बट ये कवर्ड नहीं है, तो राइट आंसर इज सी। ये 25th है, इंडिया और यूएई के जो फ्रेंडशिप है वो बहुत अच्छी होती जा रही है, ऑन राइज है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने डिक्लेयर किया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटोरी। कपल ऑफ डेज बैक हमने इंडिया एंड यूएई के हमने बायलैटरल टाइज पे एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया था। हमने ऑलमोस्ट सारे नेबर्स इस तरीके से कवर कर लिए हैं, नेबर्स इन अदर कंट्री। तो यूएई इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटोरी, इसका क्या मतलब होता है? रेसिप्रोकेटिंग मतलब गिव एंड टेक होता है, दिस रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का मतलब है एनी कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया है वेयर ऑर्डर्स पास्ड बाय सर्टेन डेजिग्नेटेड कोर्ट, उस कंट्री का जो बाहर है वहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, इन दैट टेरिटरी वो इंडिया में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ऐसा होगा क्या? कंट्री इज डिक्लेयर्ड एज अ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी अंडर द प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ। यस, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो रिमेंबर दिस, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस इंडिया यूएई बायलैटरल टाइज, दिस इज देयर। द राइट आंसर इज बोथ 1 and 2। ये है प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, ये इंक्लूडेड नहीं है, लॉक्यूस्ट है, दिस वेदर के क्लाउड बर्स्ट भी है। दिस इज अबाउट नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज, हैव अ लुक, ये सारी डिसीजेज इंपॉर्टेंट है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज। ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट्स हैं, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स का रिपोर्ट है, एंड दिस इज अबाउट ब्रिक्स बैंक में क्या क्राइटेरिया है ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन करने का, यूनाइटेड नेशन मेंबर, एमजी नरेगा, सीपीआई, एग्रीकल्चरल लेबरर, हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी से नीचे कितने लोग हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन, लॉरेंस कर्व होता है और ये कुजनेत कर्व होता है। दिस इज अबाउट रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, ये मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉपिंग लिखा है और यहाँ पे फार्मिंग लिखा है। ये टाइगर एंड देन रिजर्व्स का लोकेशन, दिस इज अबाउट झेलम रिवर, ये है कंट्रीज जो ईरान से बाउंड्री शेयर करती हैं। ये ड्यू पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। दिस इज अबाउट राष्ट्रपिता, ये है फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 57 to 59। बुद्धिज्म, दिस इज अबाउट एम्परर अकबर, ये सारे टर्म्स यू शुड नो, ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1829, दिस इज अबाउट ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी। देन ये है इनैक्टमेंट ऑफ बजट का स्टेप्स, नॉट करेक्ट, कैंटोनमेंट बोर्ड, ये क्या होता है? स्टैच्यूटरी बॉडी के थ्रू बनता है। देन स्टार्ड एंड अनस्टार्ड क्वेश्चन, एंड दिस इज अबाउट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रिस्क्राइब्ड डिवाइसेस क्या है। So this is 21st of August 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.